हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज़ निशा रिजवी। तो आज हम लोगों की साइकोलॉजी की ये थर्ड क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासेस कवर कर ली है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जा कर के देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने परसेप्शन और लर्निंग को कवर किया था। तो मेमोरी क्या होती है? देखिए, ये मैटलिन ने 2005 में कहा कि मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। मतलब किसी टाइम के बाद से आपको कुछ चीज़ें, जैसे कि आप अभी मान लीजिए 12th में हैं, आपको अपनी 11th की चीज़ें, 10th की चीज़ें याद हैं, तो जो आपको एक टाइम के बाद भी वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में मेंटेन रहती है, वही कहलाती है आपकी मेमोरी। तो क्या कहा? मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ओवर टाइम। इसी तरह स्टर्नबर्ग ने 1999 में क्या कहा? मेमोरी इज द मीन बाय विच वी ड्रॉ एन आर पास्ट एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू यूज द इंफॉर्मेशन इन द प्रेजेंस। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि मेमोरी का मतलब क्या है? जिससे हम लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंस का यूज करके अपने प्रेजेंट के इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर सकते हैं या एक्सपीरियंस को अपने यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर इसको हम समझे तो मेमोरी इज द टर्म given to the structures and process involved in the storage and subsequent retrieval of the information। यानी कि मेमोरी जो टर्म है वो एक स्ट्रक्चरल और प्रोसेस है, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर या प्रोसेस है जो क्या इन्वॉल्व करता है हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर होगी तो ही तो हम बता पाएंगे, वरना कभी कभी तो क्या होता है कि कल की चीज़ें हम आज भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में मेंटेन नहीं है। तो ये मेंटेन यानी कि बेसिकली क्या है? ये स्टोरेज है, एक स्ट्रक्चर, एक ऐसा आपका स्ट्रक्चर या प्रोसेस है जो क्या करता है? आपके मेमोरी को स्टोर करता है इंफॉर्मेशन में को। ठीक है, मेमोरी इज एसेंशियल टू आवर लाइफ्स। यानी कि हमारे जीने के लिए मेमोरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि अब सपोज करिए आपने क्लास 6 में जो पढ़ा होगा, फिर क्लास 7 कहीं ना कहीं उससे लिंकअप होगा, 7 से 8th लिंकअप होगा, 8 से 9th। अगर आप चीज़ों को लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो आप मतलब आप बिल्कुल भी आगे की चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे। और वो लिंकअप आप कैसे कर पाते? आपने 6 पढ़ा, आप 7th की एग्जाम मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको 6 की वो चीज़ें लर्न है। ठीक है, वो कहीं न कहीं आपके माइंड में मेंटेन है वो इन्फॉर्मेशन। तो मेमोरी हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। विदाउट अ मेमोरी ऑफ द पास्ट वी कैन नॉट ऑपरेट इन द प्रेजेंट और थिंक अबाउट द फ्यूचर। यानी कि पास्ट की मेमोरी के बिना हम अपने प्रेजेंट में ना ऑपरेट कर सकते हैं और ना अपने फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं। मतलब ये कि हमने मान लीजिए बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, अब हम सारी चीज़ें भूल गए, तो भाई जॉब हम किस बेस पे करेंगे? इंटरव्यू हम क्या देंगे? या अगर हम आज जॉब नहीं करें तो हम फ्यूचर के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो पास्ट की मेमोरी बहुत ज़रूरत होती है हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। We would not be able to remember what we did yesterday, what we have done today or what we plan to do tomorrow। यानी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपने कल, आज या कल क्या करेंगे इन सबको भूल जाएं। विदाउट मेमोरी वी कुड नॉट लर्न एनीथिंग। हम मेमोरी के बिना कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। मेमोरी इज इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि इंफॉर्मेशन के वास्ट अमाउंट की जो प्रोसेस होती है वही मेमोरी होती है। दिस इंफॉर्मेशन टेक्स मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, एग्जाम्पल इमेज, साउंड और मीनिंग। ठीक है, स्टेज ऑफ मेमोरी की बात करें तो 3 स्टेज होती है: इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। इनकोडिंग क्या होता है? when information comes into our memory system। यानी कि जब इंफॉर्मेशन हमारे मेमोरी सिस्टम पे जाता है तो क्या ज़रूरत पड़ती है? जैसे अगर हम सिंपल से एक कंप्यूटर की बात करें, ठीक है, आप सब जानते होंगे कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? बाइनरी। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है? 0 1। लेकिन जो हम ह्यूमन होते हैं, हमारी लैंग्वेज तो हम सब जानते हैं कुछ अलग ही होती है। तो जब हमें कंप्यूटर पे कुछ सर्च करना होता है तो हम कीबोर्ड पे अपनी लैंग्वेज में चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये कीबोर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए हमारी लैंग्वेज को कोड कर देता है, किसमें? कंप्यूटर की लैंग्वेज में। फिर जब कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में उस क्वेश्चन को पाता है तो विद इन सेकेंड उसे क्या कर देता है? आंसर देता है। फिर जो आंसर कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में देता है वो भी बाइनरी लैंग्वेज में आंसर होता है। तो फिर क्या करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम? उसे डी कोड करता है और हमें मॉनिटर पे वो दिखता है जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें तो हम जब भी किसी एक चीज़ की बात करते हैं तो हम अपनी चीज़ों को उस पर्टिकुलर मतलब लैंग्वेज में चेंज कर, जैसे सपोज करिए आप अभी इंडिया में, आप कहीं फ्रेंच में जा रहे हैं, जापान में जा रहे हैं, चाइना में जा रहे हैं, तो उन सब की अलग ही लैंग्वेज होगी, तो आपको वहाँ समझाने के लिए किसी ना किसी लैंग्वेज की नीड पड़ेगी ना। उसी तरह
क्या होता है कि मेमोरी जो है नीड्स टू बी चेंज्ड इनटू अ फॉर्म दैट द सिस्टम कैन कोप विद सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड, ताकि वो हमारे जहन में स्टोर हो जाए। इसको इस तरह से समझें, थिंक ऑफ दिस एज सिमिलर टू changing your money into a different currency when you travel from one country to another। जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं तो अपने करेंसी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये क्या करता है, मेमोरी जो इको इन एनकोडिंग होता है, ये क्या करता है, ये चेंज कर देता है हमारी लैंग्वेज को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्ड दैट इज सीन इन अ बुक मे बी स्टोर्ड इफ इट इज चेंज इनकोडेड इनटू अ साउंड और मीनिंग, दैट इज सेमेनेटिक प्रोसेसिंग, ठीक है। अब हम बात करें स्टोरेज की। स्टोरेज क्या होता है, तो ये नाम से ही लग रहा है कि जहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हों। तो स्टोरेज रेफर्स टू मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, यानी कि काफ़ी टाइम बाद तक भी ये हमारे ब्रेन में क्या होता है, स्टोर होता है। और रिट्राइवल क्या होता है, ये एबिलिटी होता है टू एक्सेस इंफॉर्मेशन व्हेन यू नीड इट। अब देखिए बात क्या होती है कि स्टोर करना और यूज़ करने, दो चीज़ों में फ़र्क होता है। अब सपोज़ करिए आपके घर में बहुत सारे ड्रावर्स हैं, आपने उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर रखी है, ठीक है। लेकिन जब आप उन स्टोर चीज़ों को निकाल के जब आपको उसकी ज़रूरत है तब यूज़ कर ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिट्राइवल, ठीक है। अब यहाँ से एंडरसन श्रिफिन्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है आप लोगों के लिए। इसको हम लोग मल्टी स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। इन्होंने क्या ट्राई किया, एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ मेमोरीज आर फॉर्म्ड, कैसे मेमोरी फॉर्म होती है। दी एमएसएम एक्सप्लेन्ड मेमोरी बाय फोकसिंग ऑन टू मेन पॉइंट्स। पहला होता है स्ट्रक्चर, दूसरा होता है कंट्रोल प्रोसेसेस। जो मल्टी स्टोर मॉडल है वो क्या है, सेंसरी मेमोरी होती है, एंड देन क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, देन लॉन्ग टर्म मेमोरी। पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो देयर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी अबाउट इफ आवर मेमोरी इज वन सिंगल थिंग। तो बहुत सारे इस पे डिबेट चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि मेमोरी क्या एक छोटी सी चीज़ है, या फिर इफ इट्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, है एक चीज़ और बाद में ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही है, ऐसे लोग कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करें द सेंसरी स्टोर्स, ये आपकी किस में आते हैं, स्ट्रक्चर में ही आते हैं। द सेंसरी स्टोर्स, देयर आर डिफरेंट सेंसरी स्टोर्स फॉर डिफरेंट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए कई एक सेंसरी स्टोर्स है। जैसे कि अगर आपको खाना का टेस्ट पता करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, टंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप आवाज़ सुन रहे हैं तो वहाँ पे आप कान का यूज़ करते हैं, साउंड। इसी तरह देखने के लिए, इसी तरह सूंघने के लिए नोज़ का, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट सेंसरी स्टोर फॉर डिफरेंट सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि टेस्ट, साउंड, साइट्स, स्मेल। इन्फॉर्मेशन इन दीज स्टोर्स ओनली लास्ट अ फ्यू सेकेंड, लेकिन ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ये एक फ्यू सेकेंड के लिए स्टोर होते हैं, या फिर कहें कि 100 मिली सेकेंड्स के लिए, ठीक है। दीज स्टोर कैन होल्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट इट डिकेज वेरी रैपिडली। तो ये जो टेस्ट है, साउंड है, साइट है, स्मेल है, ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखते हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्दी क्या होते हैं, खत्म होने लगते हैं, डीके होने लगते हैं। ओनली अ स्मॉल अमाउंट इज ट्रांसफर टू द शॉर्ट टर्म स्टोर। कुछ ही ऐसे स्मॉल अमाउंट होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म स्टोर के लिए रुके रहते हैं। अब शॉर्ट टर्म स्टोर क्या है, दिस इज वेयर वी होल्ड इन्फॉर्मेशन वी आर करेंटली पेइंग अटेंशन टू, यानी कि ये वो है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या करें, अटेंशन दे रहे हैं। वी कैन ओनली होल्ड अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन आर STS, यानी कि शॉर्ट टर्म स्टोरेज। या दैट मीन्स कि हम यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। दी ओरिजिनल मैजिक नंबर, जैसे कि अब कितना स्टोर करते हैं, इसको लोगों ने जब साइकोलॉजी में पढ़ा तो पता चला कि जो ओरिजिनल मैजिक नंबर है वो प्रपोज किया मिलर ने 1956 में। उन्होंने कहा कि 7 प्लस और -2 यूनिट, यानी कि हम अपने शॉर्ट टर्म स्टोरेज में 7 प्लस -2 ही चीज़ों को रख सकते हैं। 7 प्लस -2 मतलब एक बार 7 प्लस 2 और एक बार 7 -2, ये 9, ये 5, यानी कि हम अपने शॉर्ट टर्म स्टोरेज में 5 से लेकर 9 तक की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। मोर रिसेंट रिसर्च सजेस्ट दैट दिस नंबर इज अ बिट हाई and it's actually about 4 units information. In this store is a rehearsal buffer which is where we hold information we are actively rehearsing. तो यहाँ पे क्या चीज़ हम स्टोर कर सकते हैं जिसका हम लोग बार बार रिहर्सल करते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लास्ट इन दिस स्टोर अबाउट 50 to 30 सेकेंड, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि जो आपका शॉर्ट टर्म स्टोरेज मेमोरी है इसमें बहुत दिन तक रहता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ
15 से 30 सेकेंड तक ही आपकी रिहर्सल वाली इंफॉर्मेशन, जैसे आप लोग कहते हैं ना 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, ऐसे बार बार रिहर्सल करते हैं, तो ये इतने ही देर के लिए आपकी शॉर्ट टर्म स्टोरेज मेमोरी में होगा। रिहर्सल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टोर, अब ये क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टोर में मतलब ट्रांसफर होगा, और वेयर एज अनरिहर्सल इंफॉर्मेशन डीकेज। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म स्टोर की बात करें, दिस इज वेयर वी कीप आर लॉन्ग टर्म परमानेंट मेमोरीज। यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी को, यानी कि सबसे पहले हमें क्या मिला था, सबसे पहले हमें मिला था ये आपका पहला टर्म क्या था, सेंसरी स्टोर्स, जहाँ पे मिली सेकेंड्स के लिए चीजें रुकती हैं। पहला हमारा था सेंसरी स्टोर, जहाँ पे मिली सेकेंड के लिए रुक रही थी। फिर वहां से ट्रांसफर कहाँ होती है इंफॉर्मेशन हमारी, वहां से ट्रांसफॉर्म होती है शॉर्ट टर्म स्टोरेज मेमोरी में, यहाँ पे 15 से 30 सेकेंड के लिए होती है, एंड देन यहाँ से ट्रांसफर होती है लॉन्ग टर्म स्टोरेज पे। ठीक है, जहाँ पे जिसे हम लोग परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। दिस हैज एन अनलिमिटेड कैपेसिटी एंड दिस मेमोरीज आर परमानेंट, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, अनलिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा ना 7 ± 2, यानी कि 9 से लेके 5 तक की इंफॉर्मेशन ये स्टोर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड, जितना चाहें। ठीक है, मेमोरीज आर स्टोर्ड एज अ मेमोरी ट्रेस। ठीक है, अब हमने स्ट्रक्चर कंट्रोल किया, कंट्रोल प्रोसेस देखे, तो the structure above are constant, but according to the MSM, the flow of information our memory is actively controlled by the individual using a range of control process। यानी कि अब हम किसी चीज को कितना ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं मेमोरी रुकने के लिए। पहला पॉइंट है हमारा अटेंशन, जब हम किसी चीज को बार बार अटेंशन देंगे तो वो हमें ज्यादा याद होगी। तो दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस सेंसरी रजिस्टर टू शॉर्ट टर्म स्टोर। इफ वी डोंट पे अटेंशन टू समथिंग वी विल नॉट रिमेंबर इट। यानी कि देखिए कभी कभी क्या होता है, आप क्लास में बैठे तो हैं लेकिन आप फिजिकली वहां होते हैं, मेंटली वहां नहीं होते हैं, दैट मीन्स आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो उस क्लास की चीजें आपकी समझ में नहीं आती है। ठीक है, अगला है रिहर्सल। दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द शॉर्ट टर्म स्टोर टू द लॉन्ग टर्म स्टोर। यानी कि इसमें क्या होता है, रिहर्सल करने से शॉर्ट से लॉन्ग में चली जाती है। द मोर समथिंग इज रिहर्सल द स्ट्रॉन्गर द मेमोरी ट्रेस विल बी इन द लॉन्ग टर्म स्टोर। जितना ज्यादा हम रिहर्सल करते हैं उतना ज्यादा क्या होता है, हमें लॉन्ग टर्म में स्टोर करते हैं। जैसे कि आप सिंपल सा याद कर सकते होंगे कि जब आप छोटे थे तो आपको 20 तक के टेबल याद थे, क्योंकि आपसे डेली मगअप कराया जा रहा था। लेकिन अब आप जब बड़े हो गए हैं तो अब आप डेली उसका यूज करना कम कर दिए, तो अब आपको इवन 13 × 7 भी करना होता है, तो आप इसको कॉपी में करते हैं, ना कि डायरेक्ट बोल पाते हैं कि 13 7 91। ठीक है, सर्च एंड रिट्राइवल की बात करें तो सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन इज अ कंट्रोल प्रोसेस इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टोर। वी कैन रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी बाय यूजिंग एक्टिव सर्च प्रोसेस। फॉरगेटिंग डजंट जस्ट हैपन फ्रॉम, ठीक है, तो सबसे पहले क्या इन्वायरमेंटल इनपुट है, वहां से कहाँ गया, सेंसरी मेमोरी में, वहां पे हमने अटेंशन दिया, अटेंशन जब पे किया तो वो कहाँ चली गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई तो हम रिहर्सल करते जा रहे हैं, तो वो कहाँ चली गई, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से अगर हमने निकाल के यूज करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि रिट्राइवल किया, तो फिर हमारी मेमोरी कहाँ चली गई, शॉर्ट टर्म में, और फिर वहां से हमने क्या किया, रिकॉल किया और वापस से लॉन्ग टर्म में चली गई। ठीक है, अब फॉरगेटिंग की बात करें, मेमोरी हो गई, अब फॉरगेटिंग यानी कि भूलना क्या होता है, तो द टर्म फॉरगेटिंग रिफर्स टू द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है या सीखी है, या खाना बनाना या कुछ भी, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद थी, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद से क्या हुआ, आप भूल गए, तो यही कहलाता है आपका फॉरगेटिंग। तो द टर्म फॉरगेटिंग रिफर्स कहाँ कर रहा है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन का लॉस होना जो कि ऑलरेडी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर थी। इट इज ऑल्सो नोन एज पैसिव मेंटल प्रोसेस इन विच we can't recall the experience or information we have already learned। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग पैसिव मेंटल कहते हैं, जिस प्रोसेस में हम लोग अपने एक्सपीरियंस को, अपने इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर सकते जो हमें ऑलरेडी लर्न थी। इट इज अ फेलियर टू रिटेन व्हाट हैज बीन एक्वायर्ड, यानी कि जो भी चीजें हमने पाई थी वो फेल, मतलब वो हम जो लॉस कर दिए उसे हम दोबारा रिटेन करने में फेल हो गए। तो सिंपली कहें तो फॉरगेटिंग क्या है, ऑपोजिट है रिमेंबरिंग की। फॉरगेटिंग के भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लाइफ में। पॉजिटिव की बात करें तो इट सेव्स अस फ्रॉम पेनफुल मेमोरीज टू इंटर इनटू कॉन्शियसनेस दैट मेक्स आवर लाइफ माइजरेबल। इट इज ऑल्सो अ कन्वीनियंट एक्सक्यूज टू रिलीव अस। यानी कि जैसे सपोज करिए आपकी कोई एक मेमोरी है जो आपको हमेशा पेन देती है, अगर आप उसे भूल जा रहे हैं तो इसका तो पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ ना, आपको कॉन्शियसनेस में नहीं जाने देती है, आपको और ये क्या कन्वीनियंट होती है आपको रिलीव करने के लिए। लेकिन निगेटिव
निगेटिव की बात करें भैया तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए दिक्कत का काम करता है। जैसे आपने अभी जो लर्न किया, आप एग्जाम देने बैठे, आप भूल गए, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, आपका निगेटिव हो गया। आपने आज खाना बनाना सीखा, आप 10 दिन बाद भूल गए, तो ये भी निगेटिव हो गया। ठीक है, तो निगेटिव इन सेंस दैट फेलियर टू रिकॉल दैट मटेरियल इन एन इम्पॉर्टेंट इवेंट और एग्जामिनेशन कॉज अस टू बी एम्बैरेस्ड। तो भैया आप भूल गए तो आप एम्बैरेस होंगे, और क्या होगा, लॉस कर देंगे अपनी अपॉर्चुनिटी को। पीपल वांट टू रिमेंबर देयर स्किल्स एंड नॉलेज बट वांट टू फॉरगेट किसको, अनप्लेजेंट और पेनफुल एक्सपीरियंस या फिर मेमोरीज को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मुन उन्होंने क्या कहा, फॉरगेटिंग इज द लॉस परमानेंट और टेम्पोरेरी। यानी कि फॉरगेटिंग जो लॉस है वो कैसी है, परमानेंट भी, टेम्पोरेरी भी हो सकती है। किसकी, ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज समथिंग लर्नड अर्लियर। और ड्रेवर ने क्या कहा कि फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस को रिकॉल करने में फेलियर होना। कब, व्हेन अटेम्प्टिंग टू डू सो, जब हम उसे करना बार बार चाह रहे हैं, या फिर उसी प्रीवियस एक्शन को दोबारा परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग की बात करें तो कुछ टाइप्स होते हैं। नेचुरल फॉरगेटिंग क्या होता है, फॉरगेटिंग अकर्स विद द लैप्स ऑफ टाइम इन अ क्वाइट नॉर्मल वे विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फॉरगेटिंग ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब क्या है कि आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप उसे भूल जाएं, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा लैप्स ऑफ टाइम के बाद क्या होता है कि आप उस चीज़ों को बहुत नॉर्मल वे में भूल जाते हैं। जैसे सपोज आपने आज कोई एक, मान लीजिए कुछ चीज़ें लर्न की, अब आपसे 10 साल बाद पूछा जा रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, तो शायद आप भूल जाएं, तो ये नेचुरल फॉरगेटिंग होती है। नेक्स्ट है फॉरबिड और एबनॉर्मल फॉरगेटिंग। इन दिस टाइप ऑफ फॉरगेटिंग एन इंडिविजुअल फॉरगेट्स हिज थिंग्स और इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू हिज विशेस। इसमें क्या होता है कि हम जो चीज़ चाहते हैं कि हम भूल जाएं, कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बार बार, तो वो चीज़ें जो हम भूलते हैं उसे हम लोग मोरबिड और एबनॉर्मल कहते हैं। जनरल फॉरगेटफुलनेस की क्या बात होती है, is when one suffers a total loss in one's recalling some previous learning or fails to recall। यानी कि जनरल फॉरगेटनेस वो होती है कि इसमें इंसान सफ़र करता है अपने टोटल लॉस को, जिसको वो बार बार रिकॉल करना चाहता है। स्पेसिफिक फॉरगेटफुलनेस क्या होती है, दिस फॉरगेटिंग इज व्हेन द इंडिविजुअल फॉरगेट्स ओनली वन और अदर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हिज अर्लियर लर्निंग। मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को, जैसे सपोज करिए आपने 2 से 20 तक के टेबल लर्न किए, आपको सब याद है, बीच से आपने एक 16 का टेबल आप भूल गए, तो इसको कहते हैं कि स्पेसिफिक, यानी कि एक स्पेसिफिक को आप भूल रहे हैं, बाकी तो आपको लर्न है। ठीक है, फिजिकल फॉरगेटफुलनेस क्या होता है, इन दिस टाइप इज व्हेन वन लॉसेस हिज मेमोरी ऑन अकाउंट ऑफ हिज फैक्टर ऑफ एज। जब वो अपने एज के साथ साथ चीज़ों को भूलता है, या फिर डिजीज के साथ, या बायोलॉजिकल मैल फंक्शनिंग के साथ, ब्रेन या नर्वस के, या किसी एक्सीडेंट के बाद, या अदर इंटॉक्सी एक्टिंग मटेरियल की वजह से, तो इसे क्या कहते हैं, फिजिकल। साइकोलॉजिकल फॉरगेटफुलनेस की बात करें तो ये कब होता है, फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस, जब वो इंसान को एंजाइटी हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, टेम्पर प्रोवोकेशन हो, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो, रिप्रेशन हो, या फिर अदर फिजिकल और इमोशनल डिफिकल्टीज हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइकोलॉजी फॉरगेटफुलनेस। नेक्स्ट है हमारा वे टू इन्हांस मेमोरी। किस तरीके से हम मेमोरी को अपने और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, तो पहला, यूज़ एलैबोरेटिव रिहर्सल। जब हम किसी चीज़ का बार बार रिहर्सल करते रहते हैं तो हम उस चीज़ को जल्दी याद कर पाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा देर तक, जैसे आज हमने अगर लर्न किया तो हम कल उसका वापस से रिहर्सल कर ले तो हम नहीं भूलेंगे, और डेली थोड़ा थोड़ा एक बार हम पलट के पेज देखते रहें तो हम उन चीज़ों को नहीं भूलेंगे, और हमारी मेमोरी क्या हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी। अप्लाई दिस सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट, यानी कि इसमें क्या करना है कि हमें नोट्स बनाना है अपने वर्ड्स में। जैसे कि अभी हमने पढ़ाया, आपने क्लास में भी कुछ पढ़ा होगा, किसी और ने कुछ और भी समझाया होगा, अब आप तीनों को चीज़ों को सुन के फिर उसकी खुद की प्रॉपर नोट्स बनाओ अपने वर्ड में, तो आप उन चीज़ों को कभी नहीं भूल सकते। आप रटेंगे तो आप जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन आप समझ के जब अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, राइट डेफिनेशन फ्रॉम दी टेक्स्ट एंड देन री राइट देम इन योर ओन वर्ड्स। यानी कि डेफिनेशन को पहले तो आप किसी टेक्स्ट से नोट कर लीजिए, लेकिन बाद में उसे री राइट करिए अपने वर्ड्स में। रिलेट दैट मटेरियल समथिंग यू हैव ऑलरेडी लर्न फॉर अनदर क्लास, और उसको आप रिलेट करें। कैसे रिलेट करें कि अपनी पुरानी क्लासेस में उसका कहीं यूज़ किए उससे, और थिंक हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ योर ओन लाइफ, और साथ में उस कॉन्सेप्ट को अपनी ओन लाइफ पे कैसे अप्लाई करेंगे। When you do this, you are building a web of retrieval cues that will help you access the material when you want to remember it। और इस तरह से आप बार बार इसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं। Don't forget the forgetting curve। इसको नहीं भूले, क्या होता है ये, एज यू नो द इन्फॉर्मेशन यू लर्न ड्रॉप ऑफ रैपिडली विथ टाइम। टाइम के साथ साथ क्या होती है, चीज़ें जल्दी जल्दी आप भूलने लगते हैं।
Even if you think you know the material, study it again right before test time to increase the likelihood. आपको लगता है कि आप जानते हैं इन चीज़ को, लेकिन आप एग्जाम से पहले उसको दोबारा मतलब लिखें, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपको और ज़्यादा प्रिपेयर होगा। रिहर्स 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 यानी कि रिव्यू द मटेरियल ओवर टाइम इन स्पेस एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी सेशन। ऑर्गेनाइज एंड स्टडी योर नोट्स एंड टेक प्रैक्टिस क्विज एग्जाम। तो क्या है, आप चीज़ों को जितना ज़्यादा रिहर्स करते जा रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, आप क्विज दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी क्या होंगी, आपकी मेमोरी को शार्प करेंगी। बी अवेयर ऑफ इंटरफेरेंस, यानी कि आप क्या करें कि इंटरफेरेंस से बचें। जैसे कि जब आप पढ़ें, अपनी मेमोरी में चीज़ों को भरें, उस टाइम आपके पास टेलीविजन ना चलता हो, म्यूजिक ना हो, मोबाइल ना हो, मतलब आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और जब आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे, इंटरफेरेंस से बचेंगे, तो आपकी वो मेमोरी आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रह सकती है, इन्हांस हो जाएगी। कीप मूविंग, जब आप देखते होंगे कुछ लोगों को जब वो पढ़ते हैं तो वो टहल-टहल के पढ़ते हैं, ठीक है? उससे भी आपकी मेमोरी एनहांस होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स यू ऑलरेडी नो दैट एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर योर बॉडी। हम सब जानते हैं एक्सरसाइज गुड होती है, बट डिड यू ऑल्सो नो इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर माइंड? आप जानते हैं ऐसा? तो रिसर्च सजेस्ट दैट रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज, एनीथिंग दैट गेट्स योर हार्ट रेट इवैल्यूएटेड, ठीक है, इज बेनिफिशियल फॉर मेमोरी, यानी कि इस तरह की हर एक्सरसाइज आपकी मेमोरी के लिए बेनिफिशियल है। एरोबिक एक्सरसाइज प्रमोट करता है न्यूरोजेनेसिस को, जो कि क्या करता है, ग्रोथ करता है न्यू ब्रेन सेल्स को। कहाँ पर, हिपोकैम्पस पे, एन एरिया ऑफ द ब्रेन नोन टू प्ले अ रोल इन द मेमोरी एंड लर्निंग। गेट इनफ स्लीप, जो ज़्यादा नहीं, मतलब जो एक टाइम होता है ना बच्चों का 8 से 10, अडल्ट का 6 to 8, अगर इतना टाइम नहीं सो रहा है तो भी उसका मेमोरी इन्हांस नहीं होगा। तो आपको अच्छे ब्रेन के लिए, अच्छे इन्हांस मेमोरी के लिए आपको क्या करना होगा कि जितनी देर की आपको नींद लेनी है, आपको प्रॉपर उतनी देर सोना पड़ेगा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आपका ये साइकोलॉजी का ये लेक्चर यहाँ ओवर हो गया। थैंक यू।